हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंदर्प डीजी स्मार्ट बीपीओ के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन होगा और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मोर देन 20 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ये जो कंपनी है ये बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जैसे कि मेनली जो सपोर्ट सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, जिसमें अगर आप देखोगे कॉल सेंटर हो, कॉन्टैक्ट का पॉइंट वेरिफिकेशन हो, फिर साइट विजिट हो, ई-केवाईसी हो, स्किप ट्रेसिंग हो, तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर एम्प्लॉइज का बैक चेक, वो मेनली ये शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँगा, यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उसे अगर कोई प्रोजेक्ट अगर देना है, यानी कि अगर उनके जैसे कि ब्रोकिंग कंपनी है तो ब्रोकिंग कंपनी को अगर केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह करना है तो वो ऐसी कंपनी के को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि हमारे जो भी क्लाइंट्स वगैरह होंगे तो उनका जो भी पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास आएगा, जो भी केवाईसी वगैरह होगी, तो वो आपको यहाँ पे इसके बीपीओ की यानी कि इसके आउटसोर्सिंग की जो भी सर्विसेज है वो आपको करनी है और उसका वो सर्टेन अमाउंट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भी तो भी जो इनके मेनली जो कस्टमर्स है वो हमें यहाँ पे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और जो फाइनेंशियल सर्विस की कंपनीज होती है वही हमें यहाँ पे नजर आते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो आज जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं की हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो वॉइस सपोर्ट की सर्विसेज होती है, जो फील्ड सपोर्ट की सर्विसेज होती है, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमें कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नजर आता है, जो भी एक हमें यहाँ पे अच्छी बात नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला तो वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 20 ईयर्स कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इनके जो क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। और इनके अगर हम कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, यानी कि एक ही पर्टिकुलर कस्टमर से कंपनी का रेवेन्यू नहीं आता है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगातार इनकी जो एफिशिएंसी है और जो एम्प्लॉइज का नॉलेज है वो यहाँ पे लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। यहाँ पे जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए यहाँ पे आईपीओ में नजर आता है। अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में अधिकतर कंपनी या फिर कोई ऑफिस सेटअप कंपनी कर लेती है या फिर कोई 2-3 चीज़ें कंपनी करती है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती है। और बाकी जो आईपीओ के एक्सपेंसेस है, जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी से कंपनी उसे यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर राजेंद्र शाह ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला और पीलक शाह ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो 4 प्रमोटर्स हमें अभी कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 9 करोड़ से कंपनी के जो एसेट के नंबर है वो भी 18 करोड़ पे हमें आते हुए नजर आ गए हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 11 करोड़ से अभी 12.87 करोड़ पे ही आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब खास करके पिछले 2-3 साल अगर हम देखेंगे, जो बीपीओ सर्विसेज की जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा में ग्रोथ हुई नजर आई है। खास करके टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में अगर आप देखोगे, जो भी कंपनीज जो ग्लोबली लेवल पे हमें काम करती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे जो उन्होंने एम्प्लॉय डिमांड क्रिएट की, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पे होता हुआ नजर आया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चीज़ हमें यहाँ पे रेवेन्यू में नजर नहीं आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक नेगेटिव फैक्टर मुझे नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया था और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 10 लाख पे नंबर नजर आता है। तो सोचिए, इस साल कोविड है, उसकी वजह से नॉर्मल से हमें यहाँ पे आती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो काफ़ी फिनोमिनल ईयर ये इन कंपनीज के लिए रहे हैं और वहाँ पर भी कंपनी ने 94 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट ही कमाया है। और खास करके अगर आप देखोगे तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और नेट प्रॉफिट के मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो ये कंपनी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल कंपनी के इतने अच्छे हमें नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो 16 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 20 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 30 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 4,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1,20,000 रुपये यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। 8 करोड़ 10 लाख का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, जिसमें से 4 करोड़ 5 लाख का हमें रिटेल कोटा नजर आता है और 4 करोड़ 5 लाख का हमें रिटेल जो एचएनआई कोटा है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे 2,40,000 का अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट हमें रिटेल कैटेगरी के अंदर नजर आता है। और अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए अभी करंटली एट द एंड आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए करंटली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा IPOs अभी SME में ओपन हो रहे हैं। आज अगर आप देखोगे शायद से टापी फ्रूट वाला जो IPO है वो आज ओपन हुआ है। फिर अन्नपूर्णा स्वादिष्ट वाला IPO ओपन होने वाला है। वरेनियम क्लाउड करके जो कंपनी है वो IPO ओपन होने वाला है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अभी कल हमने जो वीडियो बनाई थी मैक्स एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर, तो वो भी IPO ओपन होने वाला है। और ये एक और IPO ऊपर से ओपन हो रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो एक ही वीक के अंदर अराउंड 5 IPO में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से मनी एट दी एंड अगर आप देखोगे हमें लिमिटेड नजर आती है। उसके अलावा हर्षा इंजीनियरिंग का भी मेन लाइन में हमें IPO नजर आता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग रिटेल में इन्वेस्ट करते हुए हमें नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जितने भी IPO है तो उसके अंदर ये टॉप कंपनीज में IPO में होता हुआ नजर नहीं आता है। और भी अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली जो पिछले हफ्ते जितने भी कंपनी लिस्ट हुई थी उसमें से 4 कंपनीज में आज हमने लोअर सर्किट देखा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा इशू में नजर आता है। 50 से 60% के जब लिस्टिंग गेन हो जाते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम अवेलेबल होती है और एट द एंड वहाँ पे हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इस कंपनी में आपने इग्नोर करना ही सही रहेगा, इसमें आपने अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी आपको लगेगा कि यार ये IPO तो टोटली सब्सक्राइब हो गया है, तो देखिए 8 करोड़ का IPO है, तो IPO मेरे ख्याल से 4-5 गुना सब्सक्राइब होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से 10-12 टाइम्स भी IPO में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए। बाकी अगर आपके पास में एक्सेस फंड है, अगर सारे IPO में अप्लाई करने के बाद में भी अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कंदर्प DG स्मार्ट का जो IPO है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।